हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे लेक्चर 9। हमारा बोहर मॉडल खत्म हो चुका है। बोहर के बाद एक और मॉडल है जो अब तक है, दैट इज क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो इसका मतलब बोहर की कुछ लिमिटेशंस रही होंगी कि बोहर मॉडल पूरी तरह सही नहीं है। ठीक है, तो क्या सही नहीं है उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, जैसे बोहर क्या कहता है, बोहर कहता है कि वेल डिफाइंड ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। वेल डिफाइंड ऑर्बिटल इतनी दूरी पे है तो इतनी ही दूरी पे होगा, है ना। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो अपने दिमाग में हमेशा रखना, ठीक है। आपका 9th 8 9 10 +1 की स्टार्टिंग में जो हमने अभी तक पढ़ा वो सब गलत है, पुरानी थ्योरीज है ना। तो सही एग्जैक्टली क्या है, अब क्या है सही, है ना, जो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो सही क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का आप लोग R0 निकालोगे, R1 आएगा A0 N2/Z, ये फॉर्मूला लिखवा है ना। तो R1 किसके इक्वल है, A0 के, यानी 52.9 के इक्वल है। तो मैं भी गलत ही बोलता आ रहा था कि R0 हाइड्रोजन का 52.9 होता है, क्योंकि तब तक वो सही था तो मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा था। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे आगे एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये टर्म कितनी सही है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज बिल्कुल दिमाग में अच्छे से डाल लेना, ठीक है। और बाकियों को भी समझाना जब टाइम मिले आपको कि बच्चा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ रिवॉल्व नहीं करते, ठीक है। हाँ, एक चीज आप शॉर्टली से बोलोगे कि दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन। हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, ठीक है, 90% चांसेस आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट डिस्टेंस दिस। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आप मना नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आगे क्वांटम मॉडल आएगा, ये क्वांटम मॉडल की कुछ बेसिक्स हैं, हम वो करेंगे। उससे पहले हम करेंगे बच्चे बोहर की लिमिटेशंस, लेक्चर नंबर 9, दिस इज लेक्चर नंबर 9। इसमें हम लिमिटेशंस कवर करेंगे और लेक्चर 10 में डुअल नेचर, क्लियर। तो सबसे पहले लिखो बोहर का, हम लिखते हैं बोहर की, जो बोहर कहता है ना कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक डिटेल में बताना चाहता हूँ कि क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्लियर। देखो, राइट डाउन बोहर थ्योरी एंड कांसेप्ट ऑफ एंड थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन। बोहर थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन बिल्कुल एक नई टर्म है आपके लिए, है ना। मतलब कि बोहर से पहले आपने इसके बारे में नहीं सुना था। तो क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज के ऑपोजिट वर्ड होता है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो आप लोगों को क्वांटाइज समझना पड़ेगा, ठीक है, क्या होता है। कॉन्टिन्यूस के ऑपोजिट वर्ड है, तो कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ना। अब क्वांटाइज का मतलब होता है, तो क्वांटाइज का मतलब है, क्वांटाइज का मतलब है जैसे ये लैडर है यहाँ, इसके बाद ऐसा तो नहीं है, ये लैडर ऐसे तो नहीं जा रहा, कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, इसके बाद इधर है, तो ये लैडर जो है वो स्टेप बाय स्टेप है। तो एक पर्टिकुलर जिस चीज में एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़े, है ना, तो उस चीज को हम बोलते थे कि वो चीज क्या है, क्वांटाइज्ड है। राइट डाउन, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मींस दैट, दो लाइन है बस। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मींस दैट एनर्जी इज एमिटेड or absorbed, energy is emitted or absorbed where it is in bursts, or jumps। एनर्जी एब्जॉर्ब भी जंप्स में होती है, और ऐसा नहीं है अगर आप कम एनर्जी दोगे ना इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी तो करेगा ही नहीं, वो ऊपर जाएगा ही, वो तब तक नहीं जाएगा जब तक उसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं देते। देखो सिंपल, आप यहाँ पे हो, है ना, छोटे होते हैं, अगर आप छोटा बच्चे को यहाँ बैठाओगे तो उसको कहोगे बेटा इधर पहुंच जाओ, नहीं जाता, ठीक है, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो गिर जाएगा, है। तो अगर उसमें पर्टिकुलर सफिशिएंट एनर्जी जब तक नहीं होती तब तक वो वहां नहीं पहुंच सकता।
तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन का हिसाब है, बाहर वाले शेल में तब तक नहीं आ सकता जब तक उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, और वो कैसे करता है, इन बर्स्ट में, ठीक है, और जंप्स के लिए, है ना। इसके साथ देखो, जंप्स के बाद ब्रैकेट क्लोज के बाद, rather than as continuous flow, तो यही मतलब होता है क्वांटाइजेशन का। थ्योरी और बोर थ्योरी भी यही कहती है कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होती है, ठीक है। इसमें हम इतना ही लिखेंगे, आपको मैंने सिर्फ क्वांटाइजेशन का मीनिंग समझाना था। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम टॉपिक्स थोड़े फास्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर बहुत लेंथी है ये, और समझने वाला है सारा। राइट डाउन लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशंस। बच्चे आप लोगों को लिमिटेशंस क्या लग रही है? एक तो मैंने बताई कि ये वो कहता ऑर्बिट फिक्स होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। और बाकी भी कुछ लिमिटेशन है इसकी। देखो हाइड्रोजन की जब स्पेक्ट्रल लाइन बनाते हैं हाइड्रोजन एमिशन में, है ना, तो स्पेक्ट्रल लाइंस लेमन सीरीज में कुछ काफी पास स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, फिर बार्नर सीरीज आती है। तो जो एक साथ काफी ज्यादा लाइंस आ रही है ना, तो वो उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, वो ये एक्सप्लेन कर पाएगा एक यहाँ पे लाइन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, उसको हमने समझाया स्पेक्ट्रल लाइंस के थ्रू। लेकिन एक ही जगह 10-12 लाइंस जो आ रही है वो क्यों आ रही है, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इसके पीछे रीजन यही था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ यहीं पे नहीं होता। मैंने बताया हर एक हाइड्रोजन एटम में हो सकता है किसी में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, किसी में यहाँ पे हो, किसी में यहाँ पे हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इस कारण राइट डाउन लिमिटेशंस। बोर मॉडल ऑफ एन एटम, बच्चे मैं फास्ट बोलूंगा, ठीक है। could not account for the final details, its final details, ब्रैकेट में लिखो डबलेट, फाइनल डिटेल्स, ब्रैकेट में लिखो डबलेट, two closely spaced lines, bracket close, of hydrogen spectrum observed using sophisticated spectroscopic techniques। आप सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक ही लिख सकते हैं। राइट डाउन सेकंड पॉइंट लिखो, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम could not explain line spectra of atom। एक चीज और नहीं बता पाया, तो मैं आपको पॉइंट समझा दूं। एक तो ये पॉइंट हो गया ना, डबलेट्स वगैरह को नहीं बताया। और सेकंड पॉइंट है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को छोड़ के बाकियों के लिए कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। राइट डाउन बोहर मॉडल ऑफ एटम could not explain the line spectra of atoms containing more than one electron called multi-electron atoms। Write down third limitation। इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, आप लोगों ने 10th पढ़ी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जुड़ी होती है, ठीक है। करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जुड़ी होती है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी मैग्नेटिक फील्ड जुड़ी होती है। इसके लिए उसको कुछ नहीं बता पाया, ठीक है। राइट डाउन बोहर थ्योरी failed to account for the effect of magnetic field on the spectra of atoms or ions। इसके आगे कंटिन्यू करो। It was observed that when the atom emitting radiations is placed in a strong magnetic field, comma, each spectral line is further split into number of lines,
और इस फिनोमिना को बोलते हैं या इस इफेक्ट को बोलते हैं जीमन इफेक्ट, इसको कहते हैं जीमन इफेक्ट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्पेक्ट्रल लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट। राइट डाउन दिस फिनोमिना इज नोन एज जीमन इफेक्ट। एक नंबर की डेफिनेशन भी आती है जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट इसके बाद आएगा। अगले को फोर्थ लिमिटेशन, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जीमन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड स्टार्क इफेक्ट। राइट डाउन Bohr theory also could not explain the effect of electric field. The effect of electric field ब्रैकेट में लिखो known as Stark effect, STARK, on the spectra of atoms. 4 लिमिटेशन होगी है ना। फिफ्थ 6 लिमिटेशन है। Bohr theory does not provide एटम्स की मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होगी उसके बारे में कुछ नहीं बताया, कैसे ओवरलैपिंग होगी जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे, नो इंफॉर्मेशन। राइट डाउन बोर थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड एनी क्लू टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। Now the last point. और इसमें क्या नहीं है, देखो बच्चे, जैसे लाइट के पास 2 तरह का नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, इस तरह पार्टिकल के पास भी तो 2 तरह का नेचर होगा। ठीक है, कैसे? इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन का वेट इतना ज्यादा कम होता है, टेम्परेचर -31 बहुत ज्यादा कम है, इसके पास वेव नेचर भी होता है जिसको कंसीडर नहीं किया गया, जिसको हमने बोहर ने बोला कि वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है। आप लोग भी यही समझ रहे थे अभी तक, जो बताया जाएगा वही सुनोगे अभी तक ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं रिवॉल्व करता, इलेक्ट्रॉन देखो कैसे रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट ऐसे होते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, अलग अलग शेप होती है। और इसमें भी मैं आपको एक और नई चीज दिखाता हूँ। अगर आप ये मैंने 3D बना रहा था, अगर ऐसे भी बनाओगे ना, ये तो शेप बताइए जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ये उसका सेंटर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो वो ऐसे दिखेगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव लाइक अ वेव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ मैटर, उसमें हम पढ़ेंगे ये सब। ठीक है, कि पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होता है। मैंने आपको थोड़ा सा ही पहले भी बताया था। ठीक है, मैंने शायद बॉल की एग्जांपल ली होगी, जैसे ये मैं फेंकता हूँ, ठीक है, तो ये आपको ऐसे लगेगा स्ट्रेट जा रहा है ना। ये अगर मैं अभी भी मूव कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेट है ना, तो लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ है, ये ऐसे ऐसे हम उसको ऑब्जर्व नेकेड आई के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो वेव है बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है, राइट ऑन। फिफ्थ पॉइंट, द मेन ऑब्जेक्शन टू द बोहर थ्योरी, the main objection to the Bohr's theory came from the new principles, namely dual nature of matter and uncertainty principle। ये क्या है dual nature of matter, क्या uncertainty principle, क्या है वो हम आगे जाके पढ़ लेंगे। ठीक है, वहीं पे समझाऊंगा। अगले को, they introduce the idea of wave character of electron in addition to its particle character, and pointed out that the path of the motion of the electron cannot be well defined तो नहीं है, चेंज हो रहा है। ठीक है, well defined को अंडरलाइन कर लो, cannot be well defined पूरी लाइन। Thus, these overruled the Bohr's idea of well-defined circular paths। well-defined circular path जो टर्म बोहर ने यूज की थी वो कंप्लीटली गलत है। ठीक है, मैं ही हूं वो जिसने कहा था आपको कि सही होता है, और मैं ही बता रहा हूं कि गलत होता है। हाँ जी, ठीक है,
तो हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे समझ नहीं आएगा, नीचे से समझ के ऊपर जाएंगे सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले हम जो बेसिक्स है वो करते हैं, फिर धीरे धीरे आप भी अपना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। गुड, अब हम चलते हैं आगे। इसके साथ ये आपकी बोर की लिमिटेशंस खत्म। इसके साथ लेक्चर नंबर 9 है, लेक्चर नंबर 10 अभी आएगा, ठीक है, और उसमें हम करेंगे डुअल नेचुरल मैटर। ओके।